तो क्या है अपनी फिक्स 10 आ जाता है आपका सिंगल फेज मोटर्स में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को समझाइए। आपके मोटर एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर्स में प्रयोग होने वाली डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को समझाइए। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हमसे क्या कहती है समझ लो बच्चों। जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग में जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो वहां पर क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या हुआ, जब सिंगल फेज मोटर में हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बच्चों, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। क्या बोला मैंने बच्चों, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होती है ना वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक कंपोनेंट क्या होता है, एक कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज, दो कंपोनेंट से मिलकर वो नहीं होती है। दो मैग्नेट कंपोनेंट्स क्या, एक्चुअली इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, सिंगल फेज मोटर में एसी सप्लाई देने पर उसमें क्या होते हैं, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स का सम होती है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके द्वारा बनाया जाने वाला टॉर्क मोटर के रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके द्वारा बनाया जाने वाला टॉर्क रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए टॉर्क बनाता है। इस प्रकार क्या होता है, मोटर पर दो टॉर्क बन जाते हैं। एक टॉर्क क्या, मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। आप ऐसे समझो, अगर ये रोटर है, यहाँ पर एक टॉर्क ये ऊपर की ओर लग रहा है, इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, एक टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ये लग रहा है। अब और मैं क्या बोलूं, दोनों टॉर्क अगर बराबर है तो दोनों टॉर्क बराबर है तो क्या रोटर किसी भी डायरेक्शन में घूम पाएगा, क्या नहीं घूम पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रोटर पर नेट टॉर्क होगा ना, जो नेट टॉर्क, इन दोनों का नेट टॉर्क, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इस प्रकार मोटर का रोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, रोटेट ही नहीं हो पाएगा। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी बस हमें सही यही बताती है कि जब मोटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो दो मैग्नेटिक फील्ड का सम होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क बनाया जाता है वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होता है, जो रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके द्वारा बनाया जाने वाला टॉर्क रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, रोटर पर दो टॉर्क काम करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रकार रोटर पर दोनों डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के टॉर्क काम करते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इस पर क्या होता है, रोटर पर नेट टॉर्क जीरो होता है। यही बात हमेशा, तो नेट टॉर्क जीरो होने की वजह से मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। इस प्रकार मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। क्या होता है, मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। लेकिन हम क्या करें, अगर किसी भी डायरेक्शन में रोटर को अगर धक्का दे दें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में मोटर का रोटर रोटेट होने लगेगा। यानी कि एक चीज हमें समझ में आ गई कि रनिंग टॉर्क होता है। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हमें बस यही बताती है कि क्या मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता और रनिंग टॉर्क होता है। तो लो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी भी यहाँ पर खत्म हो गई। और इसी के साथ में अब हम इसके बाद ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। इसके बाद अगली मतलब अगला क्वेश्चन इसके बाद ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे।
चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपका देखो क्वेश्चन 10 तक हो गया था, अब क्वेश्चन 11 करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जिसको देखो क्लास अच्छी लग रही हो वो सुपर चैट भी कर सकता है हम लोगों को, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्लास कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप सुपर चैट में कीजिए, ठीक है। हम लोगों की भी मदद करिए, सुपर चैट कीजिए, ओके। तो चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। तो इसमें दिया है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स। क्या है क्वेश्चन 11? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझाना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। तो बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो हम यहाँ पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स पढ़ेंगे। तो देखो इस प्रकार की स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक वाइंडिंग को ही दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक पार्ट मेन वाइंडिंग कहलाता है, दूसरा पार्ट रनिंग वाइंडिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वाइंडिंग्स की सहायता से जो अपनी फेज करंट होती है ना, जो अपनी सप्लाई करंट होती है, उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, जिससे दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और दो फ्लक्स के आपस में इंटरेक्शन से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और हमें स्टेटर पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ही जरूरत होती है। तो हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स में दो वाइंडिंग्स का यूज करते हैं, एक तो मेन वाइंडिंग होती है, एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, जब सप्लाई करंट देते हैं तो यहाँ पर जैसे कि जब हमने सप्लाई करंट दी तो ये आई करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट आई एम में, एक पार्ट आई ए में। तो दो करंट बन जाने से यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, एक का फ्लक्स फाई एम होता है, एक का फ्लक्स फाई ए होता है। अब इन दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि क्या होता है, इसका फ्लक्स एयर गैप से पास होकर क्या होता है, रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होता है। और रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होने पर रोटर कंडक्टर्स में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट फ्लो होती है और इंड्यूस करंट उस कारण का विरोध करती है, इस कारण उसकी उत्पत्ति हुई और रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। तो यहाँ पर हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में दो पार्ट देखे, स्टेटर और रोटर। और स्टेटर में फिर से हमने क्या देखा, स्टेटर के फिर से निम्न मेन पार्ट होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले मेन वाइंडिंग क्या होती है, मोटे कॉपर वायर की बनी होती है। इसका रेजिस्टेंस लो होता है और इंडक्टेंस हाई होता है। इसका काम क्या होता है, रनिंग टॉर्क को डेवलप करना, जिसके द्वारा रोटर रन करेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यह एक पतले कॉपर वायर की बनी वाइंडिंग होती है। इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस लो होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मोटर की स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करना, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो देखो सर्किट में क्या हो गया, यहाँ पर एक स्विच और लगा होगा, इस स्विच को बोलते हैं बच्चों हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो क्या होता है, जब मोटर 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो उस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ओपन होकर क्या कर देता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन करके क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, आपकी पूरी सप्लाई मेन वाइंडिंग में जाने लगती है और रनिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे मोटर तेजी से रोटेट होने लगती है, ठीक है। इसके बाद जो अपना अगला पार्ट होता है वो होता है स्टेटर रोटर। तो रोटर यहाँ पर बच्चों स्क्विरल केज रोटर का यूज किया जाता है। स्क्विरल केज रोटर की कंस्ट्रक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इसमें सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन से बनी सिलेंड्रिकल कोर होती है, जिसके बाहरी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं। इन स्लॉट्स में कॉपर की बार्स को डाला जाता है, इन बार्स को दोनों एंड्स पर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है और इस प्रकार पूरी संरचना को शाफ्ट पर स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार रोटर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्क्विरल केज रोटर क्या किया जाता है। अब देखो ऑपरेशन देखो क्या होता है। सबसे पहले सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर में देते हैं। स्टेटर में जो सप्लाई करंट होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट तो होता है क्या, ये आई करंट है, ये दो पार्ट में बढ़ गई, आई एम में और आई ए में। यहाँ पर दोनों बाइंडिंग्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक मेन बाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है उसका फाई एम और ऑक्सिलरी बाइंडिंग में फाई ए फ्लक्स बनता है। इन दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि एयर गैप से पास होकर रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होती है, जिससे रोटर कंडक्टर्स में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ये रोटर कंडक्टर्स में इंड्यूस करंट फ्लो होती है। इंड्यूस करंट फ्लो होने से ये उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई और वो कारण है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की डायरेक्शन में रोटर अपना रोटेट होने लगता है और इस प्रकार ये पूरा ऑपरेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम अपनी अगली मोटर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली मोटर है हमारी
और ये देखो इसका ये क्या है, फेजर डायग्राम है। इसमें देखो क्या है, IM ज्यादा इंडक्टेंस वाली है तो ये वोल्टेज से ज्यादा पिछड़ गई है, और IS कम इंडक्टेंस वाली है इसलिए वोल्टेज से कम पिछड़ी है। दोनों करंट्स के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री तक। ये एंगल जितना ज्यादा होगा स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो प्रॉपर्टीज देख लो, तो स्प्लिट फेज मोटर की कैपेसिटी 1/6 HP2 तो 1/3 HP होती है। स्टार्टिंग टॉर्क 0.8 टाइम्स ऑफ रनिंग टॉर्क होता है। स्पीड अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंजेबल होती है, पावर फैक्टर 0.4 to 0.5 होता है। इसके अलावा रनिंग टॉर्क मीडियम होता है। एप्लीकेशन देखो, इसका यूज ब्लोअर फैन में, एयर कंडीशनर में, मिक्सर ग्राइंडर में, स्मॉल कंप्रेसर में, स्मॉल पंप्स में और वॉशिंग मशीन में आदि में किया जाता है। तो अगली स्प्लिट फेज मोटर का अगला एक टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। इसमें कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन पूरी सेम है, बस हमने स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देते हैं जो कि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। इसलिए इस प्रकार की मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो मेन पार्ट होंगे, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में क्या, पहला पार्ट मेन वाइंडिंग, ये कॉपर की बनी वाइंडिंग होती है, मोटे कॉपर वायर की बनी वाइंडिंग होती है। इसका इंडक्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस लो होता है। इसका कार्य रनिंग टॉर्क डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, ये पतले कॉपर वायर की बनी होती है और इसका इंडक्टेंस लो और रेजिस्टेंस हाई होता है। इसका कार्य स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो सेंट्रीफ्यूगल, इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा एक कैपेसिटर होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। इसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले टॉर्क को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा जो टॉर्क बनाया जाता है यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क वो बन गया। इसके बाद क्या होता है, मोटर जब 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेने पर क्या करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर ये ओपन होते ही क्या कर देता है, ये ओपन होते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को सर्किट से बाहर कर देता है, जिससे अब पूरी सप्लाई किस में जाने लगती है, मेन वाइंडिंग में, जिससे मेन वाइंडिंग और एक्साइटेड होती है और रनिंग टॉर्क जो बना रही होती है वो और ज्यादा बनाती है, जिससे मोटर अपनी फुल स्पीड पर रोटेट होने लगती है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेटर। अब किसके बाद रोटर, तो यहाँ पर भी स्क्विरल केज रोटर का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन सेम है पिछले जैसी, क्या, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशनों से बनी रोटर कोर, इसकी बारी परिधि पर स्लॉट्स कटे हैं, इनमें रोटर बार्स को डाला, रोटर बार्स को दोनों सिरों पर हैंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया और पूरी संरचना को सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिया। इस प्रकार रोटर का निर्माण किया। ऑपरेशन सीधा सीधा क्या है, जब हम स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो वो दोनों वाइंडिंग्स में दो पार्ट में बढ़ जाती है। क्या, मेन वाइंडिंग में IM करंट जाती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में IS करंट जाती है। इन दोनों करंट्स की वजह से दोनों वाइंडिंग्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक का फ्लक्स φm और एक का फ्लक्स φs होता है। इन दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स एयर गैप से पास होकर किससे, आपके रोटर के द्वारा कट होता है, रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होता है, जिससे रोटर कंडक्टर्स में एक EMF प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होती है। ये इंड्यूस करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है और आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो अगली मोटर है, देखो प्रॉपर्टी जिसकी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी देखो ये होती है 1/6 HP2 1/2 HP तक इसकी कैपेसिटी होती है। स्टार्टिंग टॉर्क देखो हमने कैपेसिटर लगा दिया तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर बढ़ गया, जो कि 2 से 2.5 गुना होता है रनिंग टॉर्क के, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड जो होती है वह अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंजेबल होती है। पावर फैक्टर कैपेसिटर की वजह से बढ़ गया तो 0.6 to 0.7 होता है और यहाँ पर रनिंग टॉर्क भी हाई होता है। एप्लीकेशन कहाँ, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ब्लोअर फैन में, स्मॉल पंप्स में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, कन्वेयर बेल्ट में, कंप्रेसर्स में, इन जगहों पर इस मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली मोटर आती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यहाँ पर क्या है, क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर लगाया जाता है, साथ में रनिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए भी एक कैपेसिटर लगाया जाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में भी फिर से दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में फिर से मेन पार्ट, मेन वाइंडिंग, ये मोटे कॉपर वायर की बनी वाइंडिंग है जिसका इंडक्टेंस हाई और रेजिस्टेंस लो है। इसका काम क्या है, इसे रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका काम क्या है, रनिंग टॉर्क डेवलप करना। इसके बाद होती है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसका काम क्या होता है,
ये पतले कॉपर वायर की बनी होती है, इसका रेजिस्टेंस हाई और इंडक्टेंस लो होता है। इसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करना जिससे मोटर स्टार्ट हो सके। इसके बाद आपकी होती है स्टार्टिंग कैपेसिटर। देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में देखो सर्किट का जैसे आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमने एक कैपेसिटर लगाया है। इस कैपेसिटर को बोला है हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसका काम क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के द्वारा बनाए जाने वाले स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है। तो बच्चों स्टार्टिंग कैपेसिटर के पैरेलल में एक और क्या कैपेसिटर लगाया जाता है जिसको हम रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, मोटर की रनिंग कंडीशन में रनिंग टॉर्क को बढ़ाना। इसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो बच्चों इसका काम क्या होता है, मोटर जैसे ही स्टार्टिंग टॉर्क उसको मिला कि अब स्टार्टिंग कैपेसिटर ने स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा दिया, मोटर स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही मोटर 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है उसको सर्किट से बाहर कर देता है, पर स्टार्टिंग वाइंडिंग अभी भी सर्किट में ऐड रहेगी। अब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किसको मिलती है, रनिंग कैपेसिटर को और रनिंग वाइंडिंग को। इससे क्या हो जाता है, आपकी जो रनिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मोटर अपनी रेटेड स्पीड पर रोटेट होने लगी। तो ये इसके स्टेटर के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद होता है रोटर। तो रोटर यहाँ पर सेम बच्चों, बार बार नहीं बोलूंगा उसको, रोटर स्क्विरल केज रोटर यूज किया जाता है, सेम उसकी कंस्ट्रक्शन पिछली बारी जैसी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फेजर डायग्राम देखो क्या होता है, जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज होता है तो उस कंडीशन में दोनों करंट, मेन करंट और स्टार्टिंग करंट के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में दोनों करंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री तक हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशन की बात करें तो सीधी सीधी बात होती है बच्चों, जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर में तो क्या होती है, ये सप्लाई स्टेटर पर दो करंट में बढ़ जाती है, एक तो मेन वाइंडिंग में IM, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में IS। दो करंट्स के होने से दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिनके फ्लक्स क्रमशः IM व IS होते हैं। इन दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसका फ्लक्स एयर गैप से पास होकर रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होता है और रोटर कंडक्टर्स में एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही रोटर कंडक्टर्स में EMF प्रोड्यूस होता है तो रोटर कंडक्टर्स में इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है। ये इंड्यूस करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है और स्टार्टिंग करंट को, वो आपकी सिंगल फेज एसी सप्लाई को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने लगता है। ओके, प्रॉपर्टीज देखो बच्चों ये होती है क्या, इसकी कैपेसिटी 1/8 HP से 1 HP तक होती है। स्टार्टिंग टॉर्क देखो दो कैपेसिटर लगे हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा हो रही है। स्टार्टिंग टॉर्क 2 to 2.5 टाइम्स, इसको 2.5 यानी कि 2.5 गुना है, 2.2 to 2.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ठीक है। इसके बाद रनिंग स्पीड क्या होती है, हाई होती है। इसके बाद क्या, रनिंग टॉर्क है ये बच्चों, रनिंग टॉर्क हाई होता है। इसके अलावा स्पीड इसकी अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्शन चेंजेबल होता है। पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 तक होता है। एफिशिएंसी हाई होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम होती है, ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन वाली बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, तो यूज इसका बच्चों आपकी कन्वेयर बेल्ट में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके रेफ्रिजरेटर में, पंप्स में, एयर कंडीशनर्स में, स्मॉल होस्ट में और टेबल फैन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब की अगली मोटर आ गई परमानेंट कैपेसिटर मोटर। देखो बच्चों पिछली जैसी जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी बस वही है, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाएंगे, सेम कंस्ट्रक्शन वही है। स्टेटर में मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसके बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगा था और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर हटा देंगे, क्या होगा, सीधी बात होगी स्टेटर और रोटर। स्टेटर में पार्ट्स मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर। यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटा दिया तो क्या होगा, जब हम देखो सेम कंस्ट्रक्शन वही है, तो बस क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने यहाँ पर हटा दिया। क्या होगा, जब सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, फिर से पुराने जैसा ऑपरेशन होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन, वो फ्लक्स जो एयर गैप को पास करके रोटर कंडक्टर्स के द्वारा कट होगा, जिससे उसमें क्या होगा, एक EMF प्रोड्यूस होगा और रोटर में इंड्यूस करंट, रोटर बाइंडिंग में इंड्यूस करंट फ्लो होती है। इंड्यूस करंट उस कारण का विरोध करती है, इसका इसकी उत्पत्ति होती है और क्या होता है, रोटर आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ना, जो कि क्या करता है, स्टार्टिंग के टाइम में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है और जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है तो उस टाइम पर रनिंग टॉर्क को बढ़ाता है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया होता, इस वजह से यहाँ पर बाइंडिंग को, स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग कैपेसिटर, इनको सर्किट से बाहर नहीं किया जाता है। अपने घरों में जो मोटर यूज की जाती है छत के पंखों में, वो परमानेंट कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर ही होती है।
ठीक है। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, तो 1/6 HP से 1 HP तक इसकी कैपेसिटी होती है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है। रनिंग टॉर्क इसका हाई होता है। स्पीड अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है। स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है, ठीक है। पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 तक होता है। एफिशिएंसी हाई होती है। मेंटेनेंस इसका मीडियम होता है, ठीक है। ऑपरेशन में पूरा बोल चुका हूं। इसका देखो यूज कहां पर किया जाएगा, डोमेस्टिक फैन में, स्मॉल पंप्स में, इसके अलावा ब्लोअर फैन में, एयर कंडीशनर में, ठीक है। अब इसके बाद सैडेड पोल इंडक्शन मोटर देख लो बच्चों। सैडेड पोल इंडक्शन मोटर ये थोड़ी अलग प्रकार की है, इंडक्शन मोटर का ही प्रकार, लेकिन अलग प्रकार की मोटर हो गई। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार की मोटर में क्या किया जाएगा, पोल्स को, स्टेटर पोल्स होंगे ना, उनको काटा जाएगा, यानी कि सैडेड किया जाएगा, इसलिए इसको सैडेड पोल मोटर बोलेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखो 2 मेन पार्ट्स होंगे, स्टेटर और रोटर। ये जैसे कि इसका डायग्राम है, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेटर पर क्या करेंगे, जो स्टेटर पोल्स होंगे उसके 1/3 पार्ट, जैसे कि ये 1/3 पार्ट है, इस पर क्या काटेंगे, एक स्लॉट काटेंगे। ये देखो ये गड्ढा टाइप का हमने काट दिया। या हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेटर पोल के 1/3 पार्ट पर एक स्लॉट काट दिया। 1/3 पार्ट पर एक स्लॉट काट दिया, जिससे जो स्टेटर पोल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो अनशेडेड में, एक शेडेड में। हम क्या करते हैं, अनशेडेड पार्ट पर कॉपर वायर की बनी बाइंडिंग लपेट देते हैं, ये लपेटी है। इसके बाद जो शेडेड पार्ट होता है, छोटा वाला पार्ट, उसमें कॉपर की एक जो छल्ला टाइप का होता है, छोटी सी रिंग, उस रिंग को डाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मोटर में 2 बाइंडिंग्स का निर्माण हो जाता है। एक तो क्या होती है, कॉपर की मेन बाइंडिंग होती है, जो कॉपर वायर की बनी होती है। दूसरा कॉपर का एक छल्ला होता है, जिसको हम शेडेड बाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर रोटर देखो, रोटर फिर से वही बात आ जाती है, रोटर यहाँ पर स्क्विरल केज रोटर ही यूज किया जाता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन पहले की मोटर जैसी सेम है। अब क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेशन देखो, जब क्या होगा, हम यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब हम, और देखो सप्लाई हमेशा मेन बाइंडिंग में दी जाती है, कॉपर रिंग्स में कोई सप्लाई नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं, जब मेन बाइंडिंग में सिंगल फेज जैसी सप्लाई देते हैं, तो मेन बाइंडिंग के द्वारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो मेन बाइंडिंग के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी, जिसका फ्लक्स कॉपर रिंग्स के द्वारा भी कट होगा, जिससे कॉपर रिंग्स में भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी, जिससे कॉपर रिंग्स भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेंगी। इस प्रकार यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मेन बाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो मान लिया φm, और जो कॉपर रिंग्स है उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका फ्लक्स मान लिया हमने फाई, इसका φm मान लिया, इसका φs। तो 2 फ्लक्स बन गए। अब दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसका रोटेटिंग फ्लक्स एयर गैप रोटर के द्वारा, कंडक्टर्स के द्वारा कट होता है, और रोटर कंडक्टर्स में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, रोटर कंडक्टर्स में एक इंड्यूस करंट फ्लो होती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो ये इंड्यूस करंट उस कारण का विरोध करती है, इसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। ओके बच्चों, तो बस सिर्फ यही होता है शेडेड पोल मोटर में, क्योंकि बस यहाँ पर पोल को शेडेड किया जाता है, इसीलिए इसको शेडेड पोल मोटर कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। देखो इसकी अब थोड़ी सी कैरेक्टर से प्रॉपर्टी जान लो। तो छोटी मोटर्स होती है, शेडेड पोल मोटर बहुत छोटी है, कैपेसिटी तक की मोटर्स होती हैं, 1/25 HP तक इनकी कैपेसिटी होती है, खिलौनों में यूज की जाती है। स्टार्टिंग टॉर्क इनका बहुत छोटा कम होता है, वेरी लो, रनिंग टॉर्क भी बहुत कम होता है, रोटेशन डायरेक्शन चेंज नहीं की जा सकती, इसके अलावा पावर फैक्टर लो होता है, एफिशिएंसी भी लो होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मेंटेनेंस। यहाँ पर देखो छोटी सी मोटर्स होती है, खिलौनों में यूज की जाती है। अगर खिलौना खराब हो जाए तो क्या आप उसको सुधरवाने जाते हो, क्या सीधा हटा देते हो ना, तो ऐसे क्या होता है, ये मोटर अगर खराब हो गई तो इनका मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता, इनको सीधा हटा दिया जाता है, ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस नेग्लिजिबल। अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो इस छोटे से टेबल फैन जो होते हैं ना, उनमें इनका यूज किया जाता है, हेयर ड्रायर्स में इनका यूज किया जाता है, टॉयस में इनका यूज किया जाता है, स्मॉल ब्लोअर्स में इनका यूज किया जाता है। देखो जो पीडीएफ की पूछ रहे हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूं, पीडीएफ आपका 3 से 8 तारीख के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपको एग्जाम के काफी दिन पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन 3 से 8 के बीच में मिलेगा। 3 से पहले किसी को भी पीडीएफ नहीं मिल रहा। हम ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनको भी अभी तक हमने पीडीएफ नहीं दिया है, क्योंकि हम 3 से 8 के बीच में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सभी लोग जो परेशान है पीडीएफ के लिए, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें क्या होगा, आपकी सिंगल फेज
सिंक्रोनस मोटर जो होती है उनके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स। तो सबसे पहले सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बच्चों दो प्रकार की होती है, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर। तो यहाँ पर एक मोटर में रिलक्टेंस की सहायता से कार्य होगा, एक मोटर में हिस्टेरेसिस की सहायता से कार्य होगा। इस वजह से दो प्रकार की मोटर हो जाती है, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। तो सबसे पहले सिंगल फेज रिलक्टेंस सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेटर होता है वो कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर, यानी कि क्या होता है यहाँ पर जो स्टेटर होता है वो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरीके से ही होता है। हमने क्या देखा, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जो मोटर है, यहाँ पर स्टेटर जो यूज होता है, यहाँ पर वो स्टेटर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरीके से ही स्टेटर होता है। ठीक है, वही स्टेटर यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसमें निम्न मेन पार्ट्स होते हैं। मेन वाइंडिंग सीधी पता है मोटे कॉपर वायर की बनी होती है, इंडक्टेंस हाई, रेजिस्टेंस लो होता है। स्टार्ट, इसके बाद इसका काम रनिंग टॉर्क डेवलप करना। ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये पतले कॉपर वायर की बनी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करना। इसका इंडक्टेंस लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। इसके बाद कैपेसिटर की बात करें तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है, जिसका काम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, जब मोटर 70 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग ओपन होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देता है और रनिंग वाइंडिंग में पूरी सप्लाई जाती है, जिससे रनिंग टॉर्क बढ़ जाता है और मोटर रेटेड स्पीड पर रोटेट होने लगती है। इस प्रकार जो आपकी स्टेटर की कंस्ट्रक्शन है वो सेम स्टेटर वही है जो आपको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में यूज किया है। इसके बाद रोटर देखेंगे, तो रोटर बच्चों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम चेंज कर देंगे। अभी तक हम कौन सा यूज करते रहे थे, स्क्विरल केज रोटर। अब यहाँ पर जो रोटर यूज किया जाएगा वो रोटर होगा बच्चों यहाँ पर सैलिएंट टाइप रोटर। क्या होगा, सैलिएंट टाइप रोटर का यूज किया है। सैलिएंट टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, जो पोल्स होते हैं ना रोटर के पोल्स, देखो ये पोल्स क्या है, बाहर की ओर उभरे हुए हैं। ये पोल्स क्या है, बाहर की ओर उभरे हुए हैं, यानी कि बाहर की ओर क्या है, सैलिएंट है। इस वजह से हम इस प्रकार के रोटर को क्या बोलते हैं, सैलिएंट पोल रोटर। अब क्या होगा, सैलिएंट पोल रोटर ये बने हुए हैं। सैलिएंट पोल रोटर के पोल्स पर हम क्या कर देते हैं, पोल वाइंडिंग शॉर्ट्स बना देते हैं और इनमें क्या कर देते हैं, बाइंडिंग डाली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रोटर को हमने क्या बोला, सैलिएंट पोल रोटर। अब देखो बच्चों क्या किया जाता है, इस प्रकार के रोटर में जो पोल्स होते हैं इन पर देखो जो छोटे छोटे आपको होल्स बने हुए दिख रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं, स्टेट रोटर स्लॉट्स। इन रोटर स्लॉट्स में रोटर वाइंडिंग डाली जाती है। अब देखो क्या हो जाएगा, और कौन सी वाइंडिंग डाली जाती है, तो इन रोटर स्लॉट में एल्यूमिनियम की छड़ों को डाला जाता है ताकि रोटर का जो वेट हो वो कम हो। कॉपर का यूज नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम का करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका क्या हो गया, आपका रोटर जो होता है वो नॉन सैलिएंट टाइप का रोटर यहाँ पर यूज किया जाता है। इस रोटर की जो रोटर कोर होती है ना, वो सिलिकॉन स्टील की ना बनाकर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं। इसके अलावा जिसके पोल क्या होते हैं, सैलिएंट, बाहर की ओर उभरे हुए थे, समझा दिया अभी यार। इन सैलिएंट पोल्स पर स्लॉट्स बने होते हैं। देखो पोल्स पर क्या गोल गोल छेद बने थे, उनको हम बोलते हैं रोटर स्लॉट्स। ठीक है, इनमें एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को डाला जाता है, किस वजह से, ताकि रोटर का वजन कम हो, यानी कि रोटर का वेट हल्का हो। ठीक है, और इसके और रोटर में क्या हो, रिलक्टेंस के कारण मैग्नेटिक लॉकिंग, इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ रोटर की पोल्स की मैग्नेटिक लॉकिंग हो सके। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन की जब बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना क्या होगा, जब आपका रोटर रोटेट होता है ना, तो मान लो रोटेटिंग क्या हुआ, सबसे पहले स्टेटर के द्वारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी। मान लो वहां पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, मान लो यहाँ पर ये रोटर है, ये क्या है, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पोल N है। तो यहाँ के पास वाला जो कंडक्टर में S पोल बनेगा, तो क्या होगा, रिलक्टेंस का एक रूल हमसे ये कहता है, जब कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक ऐसा फोर्स लगाती है जिससे क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के साथ ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पोल्स क्या हो जाते हैं, अलाइन, यानी कि एक रेखा में आ जाते हैं। क्या बोला मैंने, रिलक्टेंस का एक नियम हमसे क्या कहता है, जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जब भी फेरोमैग्नेटिक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो मैग्नेटिक जो रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स होते हैं, वो इसके रोटर के पोल्स पर इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं कि रोटर के पोल्स इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के साथ सीधी रेखा में आ जाए। तो जिससे क्या हो जाता है, जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के साथ ये क्या हो गया, जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के
पोल्स के साथ आपके रोटर पोल्स क्या हो गया, अलाइन हो गया, तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। देखो यहाँ पर स्टेटर पोल्स के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो रही, यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के साथ क्या होता है, जैसे रोटर के पोल्स की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के साथ मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, तो क्या हो जाती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अब रोटर को अपने साथ सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगता है, और इस प्रकार हम मोटर को क्या बोलते हैं, ये सिंक्रोनस मोटर है। आगे बात समझ में। चलो अब हम अपने अगली मोटर की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टीज अगर देखनी हो तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी लो होता है, यहाँ पर रनिंग टॉर्क मीडियम होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंजेबल होती है, पावर फैक्टर 0.7 तक होता है, इसके अलावा एफिशिएंसी मीडियम होती है, मेंटेनेंस लो होता है, कॉस्ट भी लो होती है। यूज कहाँ पर किया जाता है, टेप रिकॉर्डर में, फोनोग्राफ में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिक वॉच में आदि जो है इसका यूज किया जाता है। अब हिस्टेरेसिस मोटर देख लो बच्चों, तो हिस्टेरेसिस मोटर क्या होती है, ये भी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का एक टाइप होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस की सहायता से कार्य किया जाता है, इसलिए इसको हिस्टेरेसिस मोटर कहते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर में बच्चों फिर से दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। अब यहाँ पर जो स्टेटर यूज किया जाता है वो स्टेटर या तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की तरीके से ही हो सकता है, या सैडेड पोल मोटर के स्टेटर की तरीके से ही हो सकता है। तो सेम बात है, या तो सैडेड पोल मोटर के स्टेटर की जैसे होगा, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के स्टेटर की तरीके से होगा। लेकिन बस रोटर है ना, वो यहाँ पर चेंज होगा। रोटर क्या होता है, रोटर यहाँ पर एक कौन से मटेरियल, एक हाईली मैग्नेटिक मटेरियल का बनाया जाता है, और ये एक स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर जो रोटर होता है वो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है, और ये नॉन सैलिएंट टाइप और स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है। इसको बनाने के लिए इसमें जो रोटर कोर बनाए, देखो इसमें और किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग भी यूज नहीं करेंगे, इसमें कोई भी स्लॉट नहीं कटा होगा इसकी रोटर कोर में, और इसमें कोई बाइंडिंग भी नहीं डालेंगे। ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जैसे क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील या एल्को एक मटेरियल होता है, उसकी डिस्क होती है पतली पतली, इन डिस्क को आपस में जोड़कर इसकी रोटर कोर बनाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार की स्लॉट्स नहीं कटे होते, जिससे इसमें किसी प्रकार की बाइंडिंग नहीं की जाएगी। ओके, बाइंडिंग नहीं की जाएगी तो काम कैसे होगा, तो समझ लो बच्चों क्या होता है, जैसे कि ये आपका रोटर है और ये आपकी जैसे कि सैडेड पोल स्टेटर यूज किया है, तो यहाँ पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी, मान लो रोटेटिंग मैग्नेटिक उसका जो फ्लक्स है वो एयर गैप से पास होकर इस रोटर के द्वारा कट हुआ। यहाँ पर कोई बाइंडिंग तो है नहीं है, तो रोटर जो ये फ्लक्स है कौन कट करेगा, जो रोटर है उसकी रोटर कोर, यानी कि जो कोबाल्ट स्टील या एल्को या क्रोमियम स्टील से बनी हुई जो रोटर कोर है वो कट करती है, जिससे क्या होता है, रोटर कोर में इंड्यूस करंट फ्लो होती है। अब देखो जो रोटर कोर में जो करंट फ्लो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडी करंट से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाईली मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें फ्लो होने वाली एडी करंट्स भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से अब एडी करंट्स भी क्या है तो इंड्यूस करंट ही, तो ये भी उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई, जिससे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। आई बात समझ में। और इस प्रकार क्या होता है रोटेट, लेकिन शुरुआत क्या हुई, इंडक्शन मोटर की तरीके से। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब रोटर पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, रोटेटिंग फ्लक्स को कट करने की वजह से, वो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स को कट करने की वजह से उसकी पोलैरिटी क्या होगी, फिक्स होगी। यानी क्या होगा, उसकी पोलैरिटी फिक्स होगी, जिससे क्या हो जाएगा, रोटर पर मान लो यहाँ पर अगर यहाँ पर एस बना, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन के पास, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की पोल्स एन के पास है, इन दोनों पोल्स के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। अब क्या है, मैग्नेटिक लॉकिंग जैसे ही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को अपने साथ सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी, और इस प्रकार हिस्टेरेसिस मोटर में कार्य होता है। यहाँ पर हिस्टेरेसिस का रोल केवल सिर्फ इतना है, रोटर पर एक फिक्स्ड पोलैरिटी वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ओके, चलो इस प्रकार ये वाली मोटर भी आपकी कंप्लीट हो गई। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर आपकी प्रॉपर्टीज देखनी हो तो यहाँ पर क्या होती है, कैपेसिटी लो होती है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, रनिंग टॉर्क मीडियम होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, इसके अलावा स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है, इसके अलावा पावर फैक्टर 0.6 to 0.7 होता है, एफिशिएंसी लो है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। एप्लीकेशन टेप रिकॉर्डर में इसका यूज किया जाएगा और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ कम्यूटेटर टाइप इंडक्शन मोटर, मतलब ऐसी मोटर्स का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स को एक्सप्लेन करो जिनमें कम्यूटेटर्स का यूज किया जाता है। तो ऐसी दो मोटर हमने पढ़नी है, एसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर। देखो
एसी सीरीज मोटर सीधी पहली जैसी मोटर है, इनमें क्या होगा, बस जैसे डीसी सीरीज मोटर होती थी उसमें क्या होता था, डीसी सप्लाई देते थे, बस यहाँ पर भी एसी सीरीज मोटर होगी, यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में सेम वही पार्ट होते हैं, योक जो कि मोटर की बाहरी बॉडी होती है, स्टेटर फ्रेम कहलाता है, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। इसके बाद क्या होते हैं, फील्ड पोल्स होते हैं। फील्ड पोल्स का काम क्या होता है, इनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लिपटी होती है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, जब इसमें सप्लाई आती है सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो इसका के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेटर यानी आर्मेचर की बात करें तो इसका एक रोटेटिंग पार्ट होता है, वो होता है आर्मेचर। जैसे कि इसके डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हो ये आर्मेचर है, तो क्या होता है, आर्मेचर के भी दो पार्ट होते हैं, आर्मेचर कोर और आर्मेचर कंडक्टर से। तो आर्मेचर कोर में क्या होते हैं, स्लॉट्स का, आर्मेचर का सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेशनों से बनी क्या होती है, कोर होती है। इसमें क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है, जब जब क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी सप्लाई दी तो क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, जिसको पोल्स के द्वारा यूनिफॉर्मली आर्मेचर के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे आर्मेचर कंडक्टर जब इस फ्लक्स को कट करते हैं तो आर्मेचर कंडक्टर्स में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इनमें इंड्यूस करंट फ्लो होती है। मान लो एक रूल क्या होता है, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, जैसे कि ये कंडक्टर है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड एन और एस में रखा है, तो इसने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट किया, इससे क्या हुआ, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, एक इंड्यूस करंट फ्लो हो गई। तो यहाँ पर जो ऐसी करंट फ्लो होगी तो क्या हो जाएगा, करंट के फ्लो होने से क्या हो जाएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, तो इस पर एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, इस पर एक फोर्स लगता है। तो यही सेम रूल अप्लाई हो जाता है आपका मोटर में। तो मोटर में क्या होता है, जैसे कि ये आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल है अगर आपकी, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बैटरी से सप्लाई दी, या क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी और यहाँ पर सप्लाई दी। इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव से करंट चलेगी तो अंदर की ओर, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर। अब देखना फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल हमसे क्या कहता है, तीनों उंगलियों को जब हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाया तो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है। इस वाली कॉइल जो एबी की बात करूं, एबी की बात करूं और जो सीडी, तो एबी कॉइल में करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो हमने बीच वाली देखो फ्लेमिंग का रूल हमसे क्या कहता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन इस रूल से ज्ञात की जाएगी। तो कैसे ज्ञात की जाएगी, जब अपने अंगूठे को, पहली उंगली को और बीच वाली उंगली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं, तो जो अंगूठा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन, पहली वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और बीच वाली उंगली आपकी करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो अब देखो यहाँ पर रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एन से एस की ओर ये हो गई, ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर, ठीक है, चलो सही है। तो फोर्स कैसा लगेगा कॉइल पर, ये नीचे की ओर, तो ए भी कंडक्टर है ना कॉइल का, इस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा। वहीं पर सीडी में करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स कैसा लगना चाहिए, ऊपर की ओर, तो इस पर क्या लगता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगता है। तो यहाँ पर ये फोर्स F1 यहाँ पर AB पर नीचे की ओर, CD पर F2 ऊपर की ओर लगता है। अब दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्स कॉइल को घुमाने की ही कोशिश कर रहे हैं, ये ऊपर की ओर घुमाने की, इसको नीचे की ओर ले जाने की, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फोर्स मिलकर एक फोर्स कपल बनाते हैं, जिससे रोटर पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसको रोटेटिंग टॉर्क बोलते हैं, जो कि रोटर को यानी कि आपका आर्मेचर है ना, उसको आर्मेचर को रोटेट करता है। और इस प्रकार सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर में वर्किंग होती है। लो यहाँ पर हमारे अमित सेन जी हैं, उन्होंने अभी हाल सुपर चैट की है 20 रुपए की, अमित सेन जी को धन्यवाद, ठीक है। तो अगली बात, चलो ये आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आ गई, चलो अगली मोटर की तरफ बढ़ते हैं। अब एसी सीरीज मोटर भी अगर क्लियर हो गई है, तो एसी सीरीज मोटर के बाद देखो एप्लीकेशन कहाँ का यूज की जाती है, इसका उपयोग निम्न स्थानों पर, डीसी सीरीज मोटर के स्थान पर, जहाँ पर का मोटर का इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन में विशेष रूप से यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल मोटर देख लो, तो बच्चों जहां पर हमें एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर मोटर को वर्क कराना हो, तो वहां पर जो मोटर यूज की जाती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। तो यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में बच्चों क्या होते हैं मेन पार्ट, योक, आपके फील्ड पोल्स, फील्ड वाइंडिंग एंड कवर्स, आई बोल्ट, ये सारे इसमें क्या आ जाएंगे, स्टेटर में आ जाएंगे। तो क्या होता है, स्टेटर पोल पर एक वाइंडिंग होती है जिसको मेन वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग में क्या होती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई देकर क्या की जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। जो रोटर होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करता है, जिसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होती है। अब करंट फ्लो हो गई तो कॉइल वाला रूल जो हमने पढ़ा है अभी वाली,
हमने अभी यार कॉइल वाला रूल देखा है, जैसे कि अगर यह आर्मेचर यानी कि रोटर कॉइल है तो यहाँ पर ये कॉइल इसकी साइड ए बी है, इसकी दूसरी साइड ये सी डी है। तो यहाँ पर जैसे करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसमें बाहर की ओर है, तो इसमें नीचे की ओर फोर्स लगेगा, इसमें ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक फोर्स F1 ये एक थी, तो एक ही क्या कर रहा है, इस ए बी साइड को नीचे की ओर ला रहा है, ये दूसरा फोर्स ए सी डी साइड को ऊपर की ओर ले आया है। तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब क्या होता है, कॉइल को घुमा देते हैं ये फोर्स, यानी कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कपल बना लेते हैं। तो इस प्रकार के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, फोर्सेस कपल है। जिससे क्या होता है, रोटर पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे रोटर आपका रोटेट होने लगता है। इस प्रकार से यूनिवर्सल मोटर में कार्य होता है। बस यूनिवर्सल मोटर का डिफरेंस बच्चों सिर्फ ये है, क्योंकि यहाँ पर एसी और डीसी सप्लाई दोनों से कार्य किया जा सकता है, इसलिए ये हमारी काफी यूजफुल मोटर है। ठीक है, तो चलो ये वाली मोटर भी हमने समझ ली पूरी। मनीष गुप्ता जी पूरे मशीन ही पढ़ा डाली, बिल्कुल पूरा मशीन ही पढ़ा डाली। नहीं बच्चों, इसमें बहुत सारी है अभी तो मशीन यार, अभी तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है। इसके बाद देखो इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका यूज देखो बच्चों, पोर्टेबल ड्राइव मिक्सचर्स में, वैक्यूम क्लीनर में, डोमेस्टिक स्टिचिंग मशीन में, यानी कि घरों की जो घरेलू मशीन है सिलाई की, उनमें बिजली का उपयोग किया जाता है, उनमें इस मोटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, तो एसी सर्वो मोटर बच्चों वो मोटर होती है जो एरर सिग्नल पर काम करती है। तो एसी सर्वो मोटर में बच्चों दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर में देखो, जैसे कि सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा दूं, यहाँ पर स्टेटर और रोटर। स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, रेफरेंस वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग। रेफरेंस वाइंडिंग पर एसी सप्लाई दी जाती है और कंट्रोल वाइंडिंग पर क्या दिया जाता है, एक एम्पलीफायर के द्वारा कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। क्या होता है, कहीं पर भी एक किसी भी जगह पर क्या हो, जहां से सर्वो मोटर यूज किया था वहां पर एक एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर क्या होता है, जब भी कोई एरर सिग्नल एम्पलीफायर को मिलता है तो एम्पलीफायर क्या होता है, एक वोल्टेज बनाता है, वो कंट्रोल वोल्टेज कहलाता है। उस कंट्रोल वोल्टेज को हम देते हैं कंट्रोल वाइंडिंग में। देखो रनिंग वाइंडिंग में अभी इसी सप्लाई जा रही है, लेकिन क्या है, यहाँ पर इस वाइंडिंग में कोई सप्लाई नहीं है, दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही, इससे रोटर क्या होता है, रुका होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमने क्या हुआ, कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल वाइंडिंग में मिलता है, तो क्या होता है, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे यहाँ पर तो इसी सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ पर तो फाई आर मान लो बन ही रहा है फ्लक्स। यहाँ पर भी क्या हो गया, अगर फ्लक्स बन गया, यहाँ पर अगर कंट्रोल वोल्टेज मिलता है, फाई सी फ्लक्स बन गया, तो दोनों फ्लक्सों के आपस में इंटरेक्शन से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसका फ्लक्स क्या हो जाता है, एयर गैप के पास होकर रोटर कंडक्टर के द्वारा कट होता है, जिससे रोटर में क्या हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और रोटर क्या होता है, रोटेट होने लगता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में। इस प्रकार हमने देखा क्या होता है, एसी सप्लाई तो देखो रनिंग रेफरेंस वाइंडिंग में एसी सप्लाई तो मिली रहती है, लेकिन क्या होता है, कंट्रोल वाइंडिंग में जब तक वोल्टेज नहीं मिलता, जब तक एम्पलीफायर को एरर सिग्नल नहीं मिलता। जैसे ही एरर सिग्नल समाप्त हो गया, एम्पलीफायर द्वारा बनाया जाने वाला वोल्टेज खत्म हो जाता है, और रेफरेंस वाइंडिंग कंट्रोल वाइंडिंग में वोल्टेज जो कंट्रोल वोल्टेज मिल रहा है वो भी खत्म हो गया, और मोटर फिर से रुक जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो रोटर यूज किया जाता है बच्चों, वो रोटर सीधा पिछली बार की तरीके से स्क्वेयर केज रोटर ही यूज किया जाता है। सीधी बात ये होती है, यहाँ पर दो स्टेटर और रोटर, स्टेटर में रेफरेंस वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग। रेफरेंस वाइंडिंग में एसी सप्लाई मिलती रहती है और कंट्रोल वाइंडिंग में क्या कंट्रोल वोल्टेज मिलता है। लेकिन जब तक कंट्रोल वोल्टेज ना मिले तब तक क्या होता है, मोटर रुकी होती है। जैसे कंट्रोल वोल्टेज मिला, दो फ्लक्स बन गए, दो फ्लक्सों की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स क्या हुआ, स्क्वेयर केज रोटर के द्वारा कट हुआ, स्क्वेयर केज रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट फ्लो हुई, दोनों इंड्यूस करंट फ्लो होने से ये रोटर उस कार का विरोध करेगा, जिससे रोटेटिंग इस कार का विरोध करेगा, जिससे क्या हो गई, रोटेटिंग जिससे इसकी उत्पत्ति होती है इंड्यूस करंट की। तो रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है, और इस प्रकार मोटर वर्क करने लगती है। जैसे ही कंट्रोल वोल्टेज यानी कि एरर सिग्नल खत्म हो गया, एम्पलीफायर जो कंट्रोल वोल्टेज बनाया वो खत्म हो गया, यहाँ पर जैसे ही क्या हुआ, कंट्रोल वोल्टेज मिलना बंद हो गया, तो अब ऐसे क्या हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो इस मोटर का सीधा सीधा यही कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होती है। इसका अगर आपको देखो क्या करें, इसका अगर आपको देखो एप्लीकेशन देखनी हो तो रोबोटिक्स में, एयरक्राफ्ट में, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स आदि मशीन टूल्स में भी इसका यूज किया जाता है। अब स्टीपर मोटर देख लो बच्चों, तो स्टीपर मोटर क्या होती है, देखो क्वेश्चन 24 लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टीपर मोटर में क्या होती है, स्टीपर मोटर एक ऐसी मोटर है जिसका ऑपरेशन क्या किया जाता है, डिजिटल पल्सेस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन डिजिटल पल्सेस के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो रोटर कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, स्टीपर मोटर में एक खांचेदार स्टेपर होता है जिसमें मल्टी पोल तथा मल्टी फेज वाइंडिंग होती है। इसका रोटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। परमानेंट मैग्नेटिक या वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप का रोटर यहाँ पर यूज किया जाता है।
स्टीपर मोटर का ऑपरेशन एक्सटर्नल ड्राइव लॉजिक सर्किट की सहायता से किया जाता है। स्टेटर भाग में प्रायः 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं जो केंद्रीय सिरा युक्त होती हैं तथा रोटर में 3 क्षण चुंबक इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं कि 3 नॉर्थ पोल व 3 साउथ पोल बने। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, रोटर में यहाँ पर मोटर में डिजिटल पल्सेस के माध्यम से काम होता है। जैसे कि हमने क्या किया, डिजिटल पल्स दी इस वाले पोल्स में, पोल का एक सेट क्या है, एक पोल का सेट ये है, एक पोल का सेट ये है। जैसे हमने क्या डिजिटल पल्स दी, मान लो यहाँ पर एन पोल बन गया, यहाँ पर एस पोल बन गया, तो रोटर में क्या है, जो पोल यहाँ पर एन पोल है ये एस पोल को आकर्षित कर लेगा, ये एस क्या हो गया, एन पोल को आकर्षित करेगा। तो रोटर मान लो अगर ऐसी स्थिति में था तो ये कैसी स्थिति में आ गया, ऐसी स्थिति में आ गया, तो 30 डिग्री रोटेट हुआ। अब ऐसे क्या होगा, कुछ थोड़ी देर बाद यहाँ पर पल्स देना बंद कर देंगे और इस पर पल्स देंगे, तो यहाँ पर मान लो एन बन गया, यहाँ पर एस बन गया। तो रोटर जो इस स्थिति में आया, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर एस है, तो ये एन एस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो रोटर कैसी स्थिति में आ गया, रोटर ऐसी स्थिति में आ गया, फिर से 30 डिग्री रोटेट हो गया। ऐसे ही बार बार हम डिजिटल पल्सेस देते रहेंगे और रोटर हमारा रोटेट होता रहेगा। इस प्रकार स्टीपर मोटर में क्या होता है, काम होता है। अब आपसे देखो, आपको स्टीपर मोटर भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो जिसको नोट चाहिए है, देखो उनको बता दूं, ये 3 से 8 के बीच में आपको जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग परेशान ना हो, आपको टाइम पर नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे एग्जाम से पहले। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलो, अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। जो हम मोटर यूज कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है? कई बार हमें मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर स्पीड कंट्रोल करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है। तो बच्चों, स्पीड कंट्रोल जानने से पहले ये जान लो कि मोटर की स्पीड के फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मोटर की स्पीड होती है वो n बराबर 120f/3 × 1 - s होता है, ठीक है। तो हमने एक चीज समझ ली, जो हमारी मोटर की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोल्स की संख्या के रेसिप्रोकल होती है, साथ ही स्लिप पर भी डिपेंड करती है। तो हमने पहली मेथड देखी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, दूसरी मेथड देखी बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स मेथड, इसके बाद बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, इसके बाद रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड और कास्केड कंट्रोल मेथड। तो सबसे पहली मेथड देखते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या देखा, जो हमारी मोटर की स्पीड n है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी के। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को में चेंजेस करेंगे ना, तो हमारी मोटर की स्पीड में भी क्या होना चाहिए, चेंजेस। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम मोटर की फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ को बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है। जब हम मोटर की फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो मोटर की फ्रीक्वेंसी भी, तो मोटर की स्पीड भी घटती है। इस प्रकार पहली मेथड हमारी क्या थी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो इस मेथड में सीधा हमें यही बताना था कि क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो मोटर की स्पीड घटती है। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी में किए जाने वाले चेंजेस से मोटर की स्पीड में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। परंतु बच्चों देखो, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टिंग यूनिट, बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता है। तो ऐसी यूनिट बनाने के लिए खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये विधि क्या होती है, महंगी पड़ती है, ठीक है। अब अगली मेथड जो आ जाती है अपने पास, ये होती है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स मेथड। क्या, पोल्स की संख्या में, मोटर की जो पोल है ना उनकी संख्या में परिवर्तन करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में देखा, तो n है ना वो पोल्स की संख्या, मोटर की स्पीड n पोल्स की संख्या के रेसिप्रोकल है। मतलब हम क्या करें, अगर पोल्स की संख्या को परिवर्तित करें तो मोटर की स्पीड भी परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, अगर हम पोल्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए, मोटर की स्पीड घटनी है, ओके। जब हम पोल्स की संख्या को घटाते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ती है। पर बच्चों ये मेथड भी इतनी आसान नहीं होती है, इसमें पूरे वाइंडिंग के कनेक्शन भी बदलने पड़ते हैं, स्टेटर वाइंडिंग के। तो क्या होता है, और स्टेटर वाइंडिंग के कनेक्शन बदलना इतना आसान नहीं होता है, तो ये मेथड थोड़ी कठिन मेथड होती है। तो हमने इस मेथड में क्या देखा कि पोल्स की संख्या में परिवर्तन करके स्पीड, मोटर की स्पीड को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि पोल्स की संख्या को बढ़ाने पर मोटर की स्पीड घटती है, पोल्स की संख्या को घटाने पर
मोटर की स्पीड बढ़ती है। बात क्लियर है? इसके बाद अपनी अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड में समझ जाए यहाँ पर, जैसे कि हमने टॉर्क इक्वेशन देखी, तो उस टॉर्क इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जो रनिंग टॉर्क PR बराबर है KF R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस HF2 स्क्वायर। अब देखना लो स्लिप रीजन में, जैसे कि लो स्लिप रीजन में क्या मतलब जहां पर स्लिप की वैल्यू बहुत कम हो, तो वहां पर S का मान बहुत कम होने पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट को हटाया तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, तो यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि R2 स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू बहुत, जो SX2 स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम होगी। इसलिए हम SX2 स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं और SX2 स्क्वायर को इक्वेशन से हटा दिया। तो ऊपर क्या बचा हमारा SU2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब R2 स्क्वायर से एक R2 ऊपर का कट गया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर अपॉन R2। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर, एक चीज हमने देख ली कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर R2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना रोटर रेजिस्टेंस जो R2 है, R2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने R2 को भी हटा दिया। तो अब अपना टॉर्क किस पर निर्भर कर रहा है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर। अब E2 क्या है, ये E2 इंड्यूस ईएमएफ है जो कि रोटर में इंड्यूस होता है, और आपका इंड्यूस ईएमएफ तब ज्यादा होगा जब आपकी सप्लाई वोल्टेज भी ज्यादा होगी, यानी कि जो E2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के, यानी कि सप्लाई वोल्टेज के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S यानी कि स्लिप V स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने वैल्यू रख दी, E2 की वैल्यू रख दी, तो ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S V स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं, अगर वोल्टेज को घटाते हैं तो टॉर्क भी घटेगा, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो टॉर्क भी बढ़ेगा। मान लो मैंने वोल्टेज को घटाया, पर वोल्टेज को घटाने पर क्या होगा, टॉर्क घटेगा। लेकिन कोई मोटर अगर किसी मशीन को चला रही है तो उस मशीन को तो चलने के लिए उतना ही टॉर्क चाहिए जो पहले चाहिए था, हम टॉर्क थोड़ी घटा सकते। तो ऐसे पर क्या करते हैं, हम वोल्टेज को घटाते हैं और टॉर्क हमें सेम रखना होता है। तो टॉर्क को सेम रखने के लिए अगर वोल्टेज की वैल्यू घट रही है तो स्लिप भी क्या है, टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज की वैल्यू घटाने के साथ स्लिप की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अब बच्चों स्लिप की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये समझ लो, स्लिप क्या होती है, स्पीड के रेसिप्रोकल होती है। क्या हो गई, स्लिप स्पीड के रेसिप्रोकल होती है। अगर स्लिप की वैल्यू ऐसा समझ लो बच्चों, रेसिप्रोकल नहीं, यहाँ पर ऐसा समझो, स्लिप बराबर क्या होती है, S बराबर NS माइनस NR। अब बच्चों स्लिप के बढ़ने का मतलब क्या है, स्लिप अगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, देखो NS तो क्या है, अपनी फिक्स है,
चलो, तो बच्चों फिर से अपनी मेथड पर लौट जाते हैं जल्दी से। की डायरेक्टिव हमने क्लास में जाने ऐड पर जाने से पहले ये देखा था कि जो हमारा टॉर्क होता है ना वो एस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर स्लिप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक चीज समझ ली कि वोल्टेज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा और वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू अगर घटाएंगे तो टॉर्क भी घटेगा। तो एक चीज समझ लो बच्चों कि हम अगर वोल्टेज की वैल्यू को घटाते हैं तो टॉर्क भी क्या होता है, घटता है। पर अगर ये मोटर है इसकी शाफ्ट किसी दूसरी मशीन से कनेक्टेड है तो क्या होता है, जितना टॉर्क हमें ये पहले दे रही थी मशीन को चलाने के लिए उतना टॉर्क इसको अभी भी दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम सप्लाई वोल्टेज को तो घटाएं पर हमारा टॉर्क क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को तो बढ़ाते हैं पर कांस्टेंट बना रहे। ऐसा कैसे होगा, तो हम स्लिप की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज को घटाकर स्लिप की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, स्लिप की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, एनएस माइनस एनआर का बढ़ना। कैसे, जैसे कि ये एनएस तो हमारी फिक्स है क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड है, तो क्या चेंज हो रहा होगा, तो एनआर इसका चेंज हो रही होगी। तो डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो ये एनआर क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटर के वोल्टेज को कम करने पर टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप की वैल्यू बढ़ती है, जिससे क्या होता है, मोटर की स्पीड घटती है। तो इसे ही कहते हैं बच्चों अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो हमने इस मेथड में क्या किया, तो हमने इस मेथड में क्या किया, यहाँ पर हमने देखा था जो टॉर्क होता है वो एस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो कल सुबह 8 बजे पीएचडी क्लास है, तो सभी थर्ड ईयर के बच्चे और यहाँ पर हैंड रिटन नोट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सभी बच्चे बिल्कुल क्लास में लाइव रहना है आपको। ठीक है, तो चलो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बी स्क्वायर हमने देख लिया। तो यहाँ पर टॉर्क हम अगर सप्लाई वोल्टेज को घटाते हैं यानी कि अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़े ना, तो वोल्टेज को हमने क्या किया, कंट्रोल किया, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को नीचे स्टेप डाउन किया। तो हमने जब सप्लाई वोल्टेज को घटाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू भी घटती है। लेकिन हमें मोटर के द्वारा जो आउटपुट दिया जा रहा है, टॉर्क दिया जा रहा है, उसको तो अभी भी कांस्टेंट रखना है। जैसे कोई मशीन कनेक्टेड है उसे तो उतना ही टॉर्क चाहिए। तो यहाँ पर टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए वोल्टेज के घटने पर स्लिप ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और स्लिप जब बढ़ती है तो क्या होता है, इसका मतलब है स्पीड का बढ़ना। ओके, स्लिप के बढ़ने पर स्पीड का घटना। तो इस प्रकार अप्लाइड वोल्टेज का मान घटाकर स्लिप बढ़ती है, जिससे क्या होता है, मोटर की स्पीड भी घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड को अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहते हैं। लेकिन बच्चों ये मेथड आपकी छोटी मोटर्स के लिए तो आसान है, पर बड़ी मोटर्स में ये मेथड इतनी आसानी से प्रयोग नहीं की जा सकती। ओके, तो ये छोटी मोटर्स में तो उपयोगी है ये वाली। ओके, चलो अगली मेथड बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। देखो बच्चों क्या होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का, जैसे डायग्राम देखोगे आप यहाँ पर, ये मेथड एक चीज और देख लो, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में यूज की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में हम क्या करते हैं, रोटर वाइंडिंग के 3 टर्मिनल बाहर निकाले और उनको स्लिप रिंग से कनेक्ट किया। अब स्लिप रिंग के जो टर्मिनल ओपन है उनके 3 टर्मिनलों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार रोटर को क्लोज किया हमने। तो हम क्या करते हैं, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस की स्टार्टिंग में वैल्यू को क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। तो देखो अगर हम इनकी वैल्यू को हाई रखेंगे, ये किस में कनेक्ट है, रोटर सर्किट में, तो हम इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हाई रखते हैं तो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस R2 भी क्या होता है, बढ़ता है। और R2 क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। तो अगर R2 की वैल्यू बढ़ती है तो स्लिप बढ़ती है। अब हमने क्या देखा, स्लिप बराबर क्या होता है, NS माइनस NR। अब क्योंकि देखो बच्चों क्या है, NS तो अगर फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, स्लिप के बढ़ने का मतलब क्या है, NR का घटना, क्योंकि NS तो फिक्स है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम रोटर की ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की मान को हाई रखते हैं तो रोटर का रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है। इससे क्या होता है, रोटर का रेजिस्टेंस हाई होने से स्लिप का मान बढ़ जाता है, और स्लिप के मान बढ़ने का मतलब है मोटर की स्पीड का कम होना, और इस प्रकार हम मोटर की स्पीड को घटा देते हैं। अगली बात समझ में, चलो अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं अपनी।
इसके बाद अगली मेथड होती है रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड। तो इस मेथड में हम बच्चों क्या करते हैं, जो आपका रोटर सर्किट होता है उसमें एक एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड में रोटर सर्किट में एक एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल वोल्टेज अगर रोटर ईएमएफ के सेम फेज में होता है, मैंने क्या बोला, जिस फेज में अगर रोटर ईएमएफ है उसी फेज में अगर इंजेक्ट वोल्टेज होगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के सपोर्ट, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे तो जो रोटर रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे का लो सपोर्ट करेंगे तो रोटर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू भी घट जाएगी, और स्लिप की वैल्यू घटने का मतलब है मोटर की स्पीड का बढ़ना। ठीक है, ये तो तब हो गया जब ये दोनों सेम फेज में है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इससे क्या हो जाएगी, रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, स्लिप की वैल्यू घट जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मान लो ये दोनों एक्सटर्नल वोल्टेज और रोटर ईएमएफ सेम फेज में ना हो तो फिर क्या होगा, तो जो हमारा रोटर ईएमएफ और एक्सटर्नल वोल्टेज अगर अपोजिट फेजेस में होते हैं, यानी कि अपोजिट फेजेस में है, तो बच्चों एक चीज आपको पता है, जब दो चीजें अपोजिट होती है तो एक दूसरे को क्या करती है, अपोज करती है। इसी से हमें ये बात पता चली, जब रोटर ईएमएफ और एक्सटर्नल इंडेक्स वोल्टेज जब अपोजिट फेजेस में होते हैं तो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाता है, रोटर रेजिस्टेंस R2 हाई हो जाता है। और R2 के हाई होने का मतलब क्या है, स्लिप की वैल्यू का हाई होना, और स्लिप की वैल्यू के बढ़ने का मतलब क्या है, जो NR है उसका कम होना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रोटर ईएमएफ की सहायता से, एक एक्सटर्नल वोल्टेज की सहायता से मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर सेम फेज का एक्सटर्नल वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो मोटर की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अपोजिट फेज का ईएमएफ इंजेक्ट करोगे तो मोटर की स्पीड। आगे बात समझ में, चलो हम अगली मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी क्या है, कास्केड कंट्रोल मेथड। देखो बच्चों, कास्केड कंट्रोल मेथड क्या होती है, इसमें हमें एक मोटर ऐसी होती है जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, दूसरी मोटर ऐसी होती है जिसकी सहायता से स्पीड कंट्रोल की जाएगी। तो हमने मान लिया जिस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है वो मोटर बी है, और जिसकी सहायता से स्पीड कंट्रोल की जाएगी वो मोटर ए है। तो देखो बच्चों, जिसकी सहायता से स्पीड कंट्रोल की जाएगी वो हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी, और मोटर भी जिसकी स्पीड कंट्रोल की जानी है वो स्लिप रिंग भी हो सकती है, स्क्विरल होगी। मतलब ये कह सकते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पर हम मोटर ए क्या करते हैं, मोटर ए जिसकी सहायता से स्पीड कंट्रोल करनी है उसको सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं, और मोटर ए का जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो रोटर ईएमएफ यानी कि रोटर ईएमएफ है उसको हम मोटर बी को देते हैं। तो हम क्या करते हैं, और दोनों की शाफ्ट को मैकेनिकल कपल्ड कर देते हैं। इस प्रकार हम क्या कर देते हैं, दोनों मोटर्स को आपस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से कपल्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने इस मोटर का रोटर ईएमएफ, पहली मोटर का रोटर ईएमएफ दूसरी मोटर को दिया, ठीक है, इसके और पहली मोटर को दूसरी मोटर से शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया मैकेनिकल कपलिंग। इस प्रकार हमने क्या बोला, मोटर ए और मोटर बी मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों रूप से कपल्ड है। मतलब अब हम अगर मोटर ए को जिस स्पीड में चलाएंगे हमारी मोटर बी भी उसी स्पीड से चलेगी, क्योंकि अगर ये मोटर बी की शाफ्ट है, ये मोटर ए की शाफ्ट है, अगर जिस स्पीड से मैं मोटर ए को घुमाऊंगा तो मोटर बी की भी तो उतनी ही स्पीड से घूमेगी ना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, अगर मैं मोटर ए की स्पीड को कम रखता हूं तो मोटर बी की स्पीड भी कम रहती है, और मोटर ए की स्पीड को अगर बढ़ाता हूं तो मोटर बी की स्पीड भी बढ़ती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कास्केड कंट्रोल मेथड, यानी कि दो चीजों का संयोजन। इस मेथड में एक मोटर को दूसरी मोटर के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, तो पहली मोटर को कम स्पीड पर चलाकर दूसरी मोटर को कम स्पीड पर चला सकते हैं, और पहली मोटर को ज्यादा स्पीड पर चलाकर दूसरी मोटर को भी ज्यादा स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार मोटर की स्पीड कंट्रोल की जाती है।